बच्चों, आज सिंधु सभ्यता का पतन अथवा विनाश के बारे में बता रही हूँ। ध्यान से सुनिए। सिंधु सभ्यता का अंत कब, कैसे और क्यों हुआ, इसका उत्तर देना तो बहुत ही मुश्किल है। परंतु कब हुआ, इसका अनुमानित ज्ञान इतिहासविदों ने 1600 ईसा पूर्व बताया है। जो पूर्व में मैं आपको बता चुकी कि इसका समय 2600 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक रहा है। तो 1600 से 1500 ईसा पूर्व इतिहासकारों ने बताया है। विभिन्न इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के अंत के विषय में अनुमान द्वारा विभिन्न तर्क प्रस्तुत किया है, जो कि निम्नलिखित है। पहला, जल प्लावन। प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री साहनी का विचार है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण जल प्लावन था, अर्थात आई हुई बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। दूसरा, भूकंप। कुछ इतिहासकारों का मत है कि संभवतः किसी शक्तिशाली भूकंप से इस सभ्यता का विनाश हुआ। तीसरा, संक्रामक रोग। परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि मलेरिया जैसे अन्य संक्रामक रोगों का बड़े पैमाने पर फैलने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। चौथा, राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन। सिंधु सभ्यता तथा मेसोपोटामिया से पता चलता है कि अंतिम चरण में सिंधु सभ्यता का विदेशों से व्यापार अत्यंत कम हो गया था। यह इस बात का द्योतक है कि सभ्यता के अंतिम दिनों में कुशल नेतृत्व का अभाव था, जिससे कि विदेशी व्यापार कम होने के कारण तत्कालीन समाज पर इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा। पांचवा, जलवायु परिवर्तन। अमलानंद आदि विद्वानों का मत है कि जलवायु में परिवर्तन एवं अनावृष्टि के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। छठा, बाह्य आक्रमण। कुछ इतिहासकार सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण बाह्य आक्रमण मानते हैं। गार्डन चाइल्ड ने 1934 तथा व्हीलर ने 1946 में संभावना व्यक्त की थी कि सिंधु सभ्यता के पतन में आर्यों का आक्रमण उत्तरदायी है। यद्यपि निश्चित रूप से यह मानना कठिन है, परंतु वृहत मात्रा में मिले नर कंकालों तथा उन पर पैने हथियारों द्वारा किए गए घावों द्वारा इस बात पर बल मिलता है। संभवतः बाह्य आक्रमण ही इस सभ्यता का पतन का मुख्य कारण था। यद्यपि सिंधु सभ्यता का पूर्ण रूप से विनाश हो गया, किंतु सिंधु संस्कृत कभी भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई। सिंधु संस्कृत ने आर्यों की संस्कृत का कई क्षेत्रों में प्रभावित किया। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से लिखिए। सिंधु और वैदिक के बारे में एक एक अंतर हम बताते जा रहे हैं। पहला, सिंधु नगरीय सभ्यता थी, वैदिक एक ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा, सिंधु लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, वैदिक लगभग आज से 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता में लोग काले रंग के थे, वैदिक सभ्यता में लोग गोरे रंग के थे। सिंधु सभ्यता गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, वैदिक सभ्यता राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। सिंधु सभ्यता में लोहे से लोग अपरिचित थे, वैदिक सभ्यता में लोहे से लोग परिचित थे। सिंधु सभ्यता में अश्वों से लोग अपरिचित थे, वैदिक सभ्यता में लोग अश्व संचालन अच्छी तरह से जानते थे। सिंधु सभ्यता में विदेशों से व्यापारिक संबंध था, वैदिक सभ्यता में विदेशों से कोई व्यापारिक संबंध नहीं था। सिंधु सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान था, वैदिक सभ्यता में लेखन कला का पूर्णतः अभाव था।
सिंधु सभ्यता का प्रमुख पशु सांड था। वैदिक सभ्यता का प्रमुख पशु गाय था। अब आप अंतिम बिंदु पर पहुंच चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की पुनर्रचना में क्या कठिनाइयां थी? सभ्यता के इतिहास की पुनर्रचना करने के लिए निम्न कठिनाइयां या समस्याएं थी। पहला, खोजों के वर्गीकरण की समस्या। पुरातत्वविदों ने खोजों में पत्थर, धातु, अस्थि, हाथी दांत, मुहरे आदि प्राप्त किए थे, लेकिन उनके सामने यह समस्या थी कि इन वस्तुओं का उनकी उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत करें। दूसरा, पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं। सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों के समक्ष आई। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थीं, संभवतः वह धार्मिक महत्व की होती थीं। तीसरा, लिपि समस्या। यह सर्वविदित है कि अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है और यही इतिहास की पुनर्रचना में एक बड़ी बाधा है। चौथा, स्थानीयता की समस्या। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में अनेक ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिसके निर्माण एवं स्थान का पहचान करना कठिन है। इन्हीं सब कारणों से हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की पुनर्रचना में बहुत समस्याएं आईं। फिर भी इतने लेख या इतने उत्खनन में प्राप्त इतनी वस्तुएं पर्याप्त थी कि जिनके आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता का निर्धारण कर सके। बस आज का चैप्टर, आज का क्या, ये लेसन 1 आपका कंप्लीट हो गया। ये इसे आप पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपसे परसों बात करेंगे।